हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKR एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज बढ़ते हैं अपने पर्सनालिटी 6.1 के चौथे प्रश्न पे। देखिए हमारा चौथा प्रश्न हमसे क्या कहता है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। यानी कि यहाँ पे संख्याएं जो लिख रखी है हमारी, इनका हमें अवलोकन करना है, यानी हमें इनको देख करके बताना है कि आगे जो संख्या खाली स्थान है इनमें क्या संख्या भरी जाएगी। तो आप ऊपर अगर देखते चलेंगे ऊपर वाली संख्याओं को यहाँ पर, कि यहाँ 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर यानी कि 121 लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है 110 का वर्ग, 110 का वर्ग कैसे कर रखा है यहाँ पे देखो, 110 में यहाँ पे पहले 10 लिखा, फिर 20 लिखा, उसके बाद में 1 आया है। वैसे नीचे देखिए आपका 1001 में 1001 का स्क्वायर कैसे कर रखा है, पहले यहाँ पे 1 लिखने के बाद 2 जीरो, फिर 2 लिख करके फिर 2 जीरो, इस तरीके से कर रखा है। तो आगे देखिए यहाँ पे 1 लिखने के बाद कितनी जीरो है आपकी, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, यानी 1 के बाद में यहाँ पे कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो। तो यहाँ पे आप 4 जीरो लगाओ, 1 2 3 4, तो 1 के बाद में 4 जीरो। उसके बाद में वैसे ही आपका 2 के बाद में यहाँ पे 2 जीरो था, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर 2 जीरो थी, इसलिए 2 के बाद में यहाँ पे कितना जीरो लगाओगे आप, जितनी यहाँ पे जीरो हमें दे रखी है। तो देखो 1 2 3 4, ये यानी कि इसके बीच में जितनी जीरो है इन संख्याओं के बीच में भी उतनी ही जीरो आएगी। आगे देखिए जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, पहले आप 1 लिख लो, 1 के बाद में आपके कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो इसी प्रकार से आपका यहाँ पे 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे पहले कैसे कर रखा था इसके अंदर, कि 1 के बाद में आपकी 1 जीरो थी, इसलिए 1 के बाद में 1 जीरो लगाया, फिर 2 लिखा, फिर 1 जीरो लगाया। वैसे अगले में 1 लिखने के बाद में 2 जीरो, फिर 2 लिखा, फिर 2 जीरो, अगले में वैसे 1 लिख करके 4 जीरो, फिर 2 लिख करके 4 जीरो। तो ऐसे ही नेक्स्ट में भी आपको क्या होगा, 1 लिख करके आपके इसमें 6 जीरो है तो 6 जीरो, फिर 2 लिखेंगे, 2 लिख करके आपका 6 जीरो, 4 5 6 जीरो, और फिर लास्ट में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, यही इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। इसका हमने अवलोकन करके यानी हमें ऊपर की संख्याओं को देख करके नीचे के हमें आंसर लिखने होंगे। वैसे आप देखिए पांचवे का कैसे होगा, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। यानी कि हमें ऊपर लिखी हुई संख्याओं को देखना आएगा और इन खाली स्थानों को भरना आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक एक यानी 11 का स्क्वायर आपका 1 फिर 2 फिर 1 लिखा हुआ है। उसके बाद वैसे 1 0 1 का स्क्वायर 1 0 2 0 1 हैगा। तीसरे में 1 0 1 0 1, इसका स्क्वायर कैसे लिखा है, 1 0 फिर 2 जीरो फिर 3 जीरो। 3 जीरो क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 1 के बाद 1 जीरो, फिर 1 के बाद में 1 जीरो, फिर वापस से 1 आ रखा है, यानी कि इसमें 2 जीरो आ रही है, इसकी वजह से आपको क्या अगर 2 जीरो आ रही है तो वैसे ही आपका 3 यहाँ पर आ रखा है। तो अगले में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 जीरो आ रखी है, 3 जीरो का यानी कि अब 2 में आप देख रहे हो कि 30 तक गया हुआ है, तो यहाँ पे 3 जीरो में कहाँ तक जाएगा, 40 तक जाएगा। कैसे देखो, पहले लिखेंगे 1 लिख के 1 जीरो, ये 10 हो गया, फिर 2 लिख करके 1 जीरो, ये 20 हो गया, फिर 3 लिख करके 1 जीरो, 30 हो गया। उसके बाद में देखेंगे 3 जीरो तक हैगा, यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा लेकर के 4 लिख करके 1 जीरो। उसके बाद में वापस से रिवर्स जाना है, यानी पीछे की तरफ, 4 से पहले आपको क्या आता है 3, इसलिए 3 लिख करके 0, फिर 2 लिख करके 1 जीरो, फिर उसके बाद लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 1। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसमें देखिए आप यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है। 50 यानी कि आपके कितनी जीरो आनी चाहिए, 4 जीरो आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका 40 तक था, 40 तक में आपके 1 2 3 10 थे, तो वैसे आपका क्या इसमें 50 तक है, 50 तक यानी कि 4 10 आएंगे इसके अंदर। कैसे देखो, 1 10 2 10 3 10 और एक 4 10, 4 10 होने के बाद में आपके लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, स्क्वायर, यही आपको खाली स्थान होगा और ये आपका आंसर भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चौथा और पांचवा प्रश्न समझ में आया होगा। इसका अवलोकन करके हमने करा है, और यानी कि अवलोकन का मतलब ऊपर की संख्याओं को देख करके नीचे वालों का हमें हल निकालना आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न हमसे क्या कहता है, देखिए दिए गए प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और यहाँ पे कुछ खाली स्थान भी आएंगे, तो इन खाली स्थानों को हमें भरना आएगा। लेकिन यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा हुआ हमें देखिए, प्रतिरूप प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करना है हमें, इसमें हमसे कहा गया है कि तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि जो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है, लाइन से संख्या लिखी हुई है 1 2 फिर 2, इसके बराबर में 3 आएगा। तो इसमें से बोला कि तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है। वो कैसे संबंधित है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए
अब अगर आप यहाँ देखेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर आपका कितना आंसर आ रहा है 3 का स्क्वायर। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुणा में 2 बराबर में 4। वैसे ही आपका 2 का स्क्वायर ये भी आपका कितना होगा 4। यानी कि 1 जमा में 4 जमा में 4 बराबर में 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 3 का स्क्वायर कैसे निकलता है, 3 गुणा में 3 यानी कि 9, यानी कि बराबर में 9 आना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 4 8 और एक 9, यानी कि 9 बराबर में 9 आपका आ रहेगा। तो अगर इसमें प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए हमसे क्या कहा गया है कि तीसरी संख्या पहली और दूसरी से संबंधित है। यहाँ पे पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसमें बोला गया है कि जो आपकी तीसरी संख्या है ये पहली और दूसरी से किस प्रकार संबंधित है वो हमें ज्ञात करना है। पहले वो पता करते आएंगे, उसके बाद देखिए। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे आपका यहाँ पे 2 हैगा और ये 1 और 2, इन दोनों में हम ऐसा क्या करें कि आपका आंसर 2 आ जाए। यानी कि 1 और 2 में ऐसे हम कौन सा साइन लगाएं जो आपका आंसर कितना आ जाए, 2 आ जाए। अगर आप देखेंगे कि 1 और 2 को अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 2 आता है। उसी प्रकार से अगर आगे देखेंगे तो 2 और 3 को आप गुणा करेंगे तो 2 गुणा में 3 आपका आंसर कितना आएगा, 6। यहाँ पे आपका 6 लिखा हुआ है। वैसे 3 और 4 को आप गुणा करेंगे तो 3 गुणा में 4 आपका कितना आ जाएगा, 12। इसी प्रकार आपका जो यहाँ पर हैगा 4 जमा 5 आएगा, यानी 4 और 5 के बीच में कैसा संबंध, गुणा का संबंध। 4 गुणा में 5 आपका कितना आंसर आ जाएगा, 4 पंजे 20। तो खाली स्थान आपका कितना हो जाएगा, 20। यानी कि आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए। अब आपका यहाँ पे 5 और यहाँ पे खाली स्थान है। अब यहाँ पे बराबर में आपका 30 आएगा। यानी कि 5 में ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि हमारा आंसर 30 आ जाए, सॉरी आपका आंसर कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो 5 के पहाड़े में 30 कितने पे आता है, 6 पर। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। यानी कि खाली स्थान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे अगला देखिए कि 7 और 6 और 7 इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो 7 6 7 कितना होता है आपका, 42। यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा, 42 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए। ये तो हो गए हमारे खाली स्थान भर दिए गए। अब बराबर में यहाँ पे एक संख्या खाली आएगी, तो बराबर में खाली आएगी तो इसको कैसे भरेंगे। देखो आगे हमसे क्या कहा गया है कि चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है कैसे। यानी कि चौथी संख्या यानी बराबर में, अब बराबर वाली संख्या तीसरी संख्या से किस प्रकार संबंधित है वो देखो। यहाँ पे आप ऊपर से देखते हुए आ रहे हो कि यहाँ पे क्या है आपका, देखो ये चौथी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या में ऐसा क्या किया गया कि आपका आंसर चौथी संख्या ये आ रहा है आंसर। देखो अगर दो में ऐसा हम क्या करें, यानी कि ऐसा क्या करें कि आपका आंसर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो आप देखेंगे अगर हम 2 में 1 जमा करें तो हमारा आंसर 3 आएगा। वैसे ही 6 में 1 जमा करेंगे तो आपका 7 आएगा। 12 में 1 जमा करेंगे तो 13 आ जाएगा। 20 में 1 जमा करोगे तो 21 आएगा। 30 में 1 जमा करोगे तो 31 आएगा। वैसे ही 42 में अगर आप 1 जमा कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। यानी कि किसका स्क्वायर होगा, 43 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या क्या निकल गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखो हमारा आंसर पहला खाली स्थान क्या था, 20, उसके बाद में 6, उसके बाद 42, उसके बाद में 43। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको छठा प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। अपने सातवें प्रश्न में, सातवां प्रश्न क्या कहता है, देखिए योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। यानी कि इन संख्याओं का हमें योग नहीं करना है। यानी कि हम योग करके तो हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन हमें इसमें यहाँ मना कर दिया गया कि योग आपको नहीं करना है। यानी कि योग किए बिना आप इसका आंसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जितनी भी संख्या आपकी लिखी हुई है सारी की सारी क्या है, आपकी विषम संख्या आएंगी। यानी कि अगर शुरू की विषम संख्या होती है तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, नोट में यहाँ पे लिख लो, वर्ग होता है। यानी देखो नोट में हमें क्या लिखना है, प्रथम दी गई विषम संख्या है। यानी कि आपको देखेंगे यहाँ पर कि शुरू की विषम संख्या दे रखी है सारी की सारी 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, इस तरीके से लाइन से आएगी, कोई भी आगे पीछे संख्या नहीं है। यानी कि प्रथम का मतलब है शुरू से, शुरू स्टार्टिंग होने वाली सभी विषम संख्याओं का योग अगर हमें ज्ञात करना है तो संख्या का वर्ग होता है। संख्या का वर्ग का मतलब है कि जितनी भी संख्या आपको दे रखी है उन संख्या को गिन लो और उन्हीं का आपका क्या हो जाएगा,
उस संख्या का वर्ग ही सभी संख्याओं का योग होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम, कि यहाँ पे संख्या आपकी लिखी हुई है 1 3 5 7 9, तो टोटल कितनी संख्या है आपकी यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या आएंगी। 1 3 5 7 9, यहाँ पे टोटल कितनी संख्या होगी आपकी 5 संख्या है, यानी 5 संख्या का वर्ग ही आपका इन संख्याओं का योगफल होगा। यानी 5 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 गुणा में 5, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, आगे देखिए दूसरा। दूसरे यहाँ पे टोटल कितनी संख्या आएंगी, कितनी विषम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विषम संख्या आएंगी। यानी कि 10 का वर्ग ही आप निकाल लो, यानी कि 10 गुणा में 10, यानी कि 100 आपका क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का योगफल हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा देखिए, कितनी संख्या टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 संख्या है। यानी कि 12 का स्क्वायर आपको, यानी 12 गुणा में 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 144। यानी कि 12 को 12 से आप गुणा करेंगे तो 144 यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन संख्याओं का योगफल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको 7वां प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न पे, हमारा 8वां प्रश्न पे कहते हैं, देखिए पहला क्या कहा गया इसमें, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी 49 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 49 आपका किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो 49 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। यानी कि आप अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि आपकी जो शुरू की विषम संख्याएं होती आएंगी उनका योग क्या होता है, जितनी संख्या दे रखी है उन्हीं को आप उसका वर्ग निकाल देंगे तो आपका संख्या का योग पता चल जाएगा। तो इसी प्रकार आपका यहाँ पे 49 दिया हुआ है, तो 49 आपका किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। इसलिए अगर हम प्रथम 7 विषम संख्याएं लिखते हैं तो आपका उस संख्या का योग निकल जाएगा। देखिए कैसे, 1 जमा 3 जमा में 5 7 9 11 13, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये प्रथम वो संख्या आएंगी, यानी प्रथम 7 संख्या ये आएंगी। यानी कि अगर हम इनका वर्ग निकाल, यानी अगर हम इनको प्लस करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा 49 आएगा। यानी हमसे बोला है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। प्रथम 7 संख्या ये रही और इनका योग भी आप करेंगे तो आपको 49 ही प्राप्त होगा। वैसे ही दूसरा देखिए, दूसरा वो कितना लिखा हुआ है 121, और 121 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। यानी कि प्रथम 11 विषम संख्या अगर हम लिख देते हैं तो आपको 121 प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए 1 प्लस में 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, कितनी संख्या हो गई आपके यहाँ पे 7 8 9 10 11 12, ज्यादा होगा यानी कि हमें 21 तक ही लेना आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इन 11 संख्याओं का योग अगर आप निकालेंगे तो आपको कितना 121 ही प्राप्त होगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि प्रथम 11 विषम संख्या यही होंगी, अगर आप इनका योग करते हैं तो आपको 121 प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको 8वां प्रश्न समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ संख्या लिखी हुई है, अब इन संख्याओं के बीच में आपको कितनी संख्याएं आएंगी, यानी कि अगर हम इसका वर्ग निकालने के बाद तो क्या अगर इनका वर्ग निकालेंगे तो इन दोनों के वर्ग के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 2 और 8 के बीच में कितना डिस्टेंस, यानी कितनी संख्याएं आ रही हैं, तो 2 के बाद में 8 आप देखेंगे कितनी संख्या आपके 3 है 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 संख्या आएंगी। यही आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है, इनके बीच का, इन संख्याओं के बीच की संख्या होती है। तो वैसे ही हमें इसका ज्ञात करना है कि 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। तो देखिए अब 12 के बाद में जस्ट 13, यानी कि एक कदम ज्यादा, 25 और 26 फिर 99 100। तो इसका सूत्र क्या होता है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, यानी कि आप बुक में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या कि n का स्क्वायर और आपका दूसरा क्या होता है n प्लस में 1 का स्क्वायर, आपका क्या होता है 2n, ये आपका फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर एक संख्या दूसरी संख्या से जस्ट बड़ी होती है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर, और यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग बराबर कितना निकलता है आपका 2n। यानी कि हमारा फॉर्मूला ये रहा यहाँ पे 2n। तो हमें संख्या दे रखी है 12 और 13 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो आप क्या करो
कि प्रथम संख्या जो हैगी आप इसी को 2n यानी कि n आपका कितना आएगा 12, यानी कि 12 और 13 में, 12 और 13 में आपका n क्या है 12 और n+1 आपका क्या है 13, इसलिए ये आपका हो गया n 12 हो गया, तो आपका क्या है 2n यानी संख्या निकलती है आपकी। देखिए n स्क्वायर प्लस में n प्लस में 1 का स्क्वायर अगर आपका क्या होता है 2n, ये आपकी संख्या प्राप्त होती है कि इनके बीच में कितनी संख्या आएगी, यही आपका फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार आपका 12 और 13 के बीच में हमें कितनी संख्या मिलेंगी वो कौन बताएगा, ये 2n यानी कि संख्या जो आपकी प्राप्त हुई है। तो n का मान कितना है हमारा 12, इसलिए आप 2 गुणा में 12 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 12 दूनी 24, यानी कि अगर 12 और 13 का आपका 12 और 13 को वर्ग निकालते आएंगे तो वर्ग के बाद में उनके बीच में कितनी संख्या होंगी 24 संख्याएं होंगी। वैसे ही आपका देखिए 25 और 26 में दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट कि 25 और 26 में n का मान क्या है आपका 25 और 26 आपका n का मान कितना है, n बराबर आपका कितना है 25 और n प्लस में 1 बराबर कितना है आपका 26। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे n का मान आपको 25 आएगा तो 2n, तो 2n यानी कि 2 गुणा में n यानी कि 2 गुणा में आपको कितना है 25 और बराबर में कितना आपका जाएगा 50, 25 दुनिया आपको कितना होता है 50, यानी दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। यानी कि अगर 25 और 26 का आप वर्ग निकालते हैं, 25 का वर्ग और 26 का वर्ग निकालेंगे तो आपको उन दोनों के बीच में कितनी संख्या प्राप्त होंगी 50 संख्याएं प्राप्त होंगी। वैसे ही देखिए तीसरा में 99 और 100, यहाँ पे n का मान आपका कितना है 99, तो आपका 2n बराबर में क्या होगा 2 गुणा में 99 यानी कि अभी मल्टीप्लाई कर दो, 9 दुनिया में कितना होता है 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 दुनिया 18 और 19, 198 आपका क्या हो जाएगा, इसके बीच में संख्याएं होंगी और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको 9वां प्रश्न समझ में आएगा। इस क्लास को रखते हैं यहीं तक ही, आगे के प्रश्न जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।